सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका जो है आज हम यहाँ पे कौन सा लेक्चर नंबर करने वाले हैं, 68 लेक्चर नंबर जो है आज जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारी चीजें देख रहे होंगे, सीक्वेंस वाइज आपको आसान भी सारी चीजें लग रही होंगी और आपकी जो है तैयारी भी काफी अच्छे तरीके से हो रही होगी। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं, कुछ ही बच्चे जो है ये डिटेल की वीडियो देखते हैं और यकीन मानिएगा अगर आप अंत तक इस वीडियो सीरीज को देख लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी और बहुत सारे बच्चों से जो है आप आगे निकल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, बार बार बोलता हूं, एक केवल जो है हरियाणा जीके से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरे भाई। ठीक है, 20 मार्क्स की आपकी हरियाणा जीके पूछी जाएगी और यकीन मानिएगा कोई बच्चा चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले हरियाणा जीके की 14 से 15 मार्क्स तो इजीली सभी बच्चे ले जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, सभी बच्चे ले जाते हैं। आपका जो मार्क्स क्रिएट करता है ना वो अदर सब्जेक्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया जीके हो गया। इंडिया जीके में से अब फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे, जैसे कि हमने कल भौतिक प्रदेश पढ़ा था, उससे पहले हमने नदियां पढ़ी थी, डिटेल में जाके कहीं से भी एक क्वेश्चन उठा के दे देगा, यकीन मानिएगा आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपने डिटेल से नहीं पढ़ा होगा। हरियाणा जीके एक छोटा सा सब्जेक्ट है जिसको कभी भी आप कवर कर सकते हो और आपने बहुत पहले इसको कवर भी कर रखा होगा। क्यों कवर कर रखा होगा? क्योंकि हम हरियाणा के निवासी है, स्टार्टिंग से हमने हरियाणा जीके थोड़ी थोड़ी करके पढ़ी है, इसीलिए हमारी हरियाणा जीके ऑलमोस्ट 80-90% जो है कवर हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है, तो उसको बार बार रटने से अच्छा है जो नई चीजें है ना उन पर अपना टाइम स्पेंड करो। मैं नहीं कहता कि इंडिया जीके पे ही करो, जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है ना, चाहे मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, इन सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यही सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बच्चों को जो है अलग करते हैं भीड़ से मेरे भाई। ठीक है, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। किसी बच्चों को मैथ और इंग्लिश नहीं आती है तो अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दो। मैं अभी भी कह रहा हूं आपके पास इनफ है, 60 दिन तो मिनिमम है आपके पास। कितने दिन है? 60 दिन मिनिमम है हरियाणा पुलिस के लिए। जिस तरह का इन्होंने सिनारियो बना रखा है ना, जिस तरह का इन्होंने जो है माहौल क्रिएट कर रखा है एचएसएससी के लिए, स्पेशल एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस के लिए, मैं मान ही नहीं सकता कि 60 दिनों से पहले जो है आपका एग्जाम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इससे भी ज्यादा दिन लगने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं एक टारगेट आपको फिक्स करके दे रहा हूं कि 60 दिन में जो है आप अपना जो है तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो। और यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा हैवी कंपटीशन है इसमें, जो है बेस्ट टू बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट कैसे रहने वाला है थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी जो है जो ये कुछ पिटिशनर्स का अभी मामला चला हुआ, आपने भी देखा होगा, कह रहे हैं कि भाई इनको भी जो है अलो कर दिया जाएगा। ये सब फालतू की बातें हैं मेरे भाई। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अलो नहीं किया जाएगा या फिर जो भी है कर दिया जाएगा तो अच्छी बात है भाई। अलो कर दिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैं बस एचएसएससी के लिए कह रहा हूं, ये एचएसएससी का ड्रामा था। अगर यहां पर ये बच्चों को एंट्री करने देती है ना, वैसे तो ये अपना भी पक्ष रखेंगी, कोर्ट में जाके जो है एचएसएससी जाएगी भाई अपने वकील के साथ, और ऐसे तो ये नहीं मान सकते क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिया था, अगर कोई ऐसे तो हर बच्चा जो है पिटिशनर बन के जो है अंदर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार ये अपनी पक्ष की बात भी रखेंगे हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, अगर उसके बाद भी बच्चे एंट्री हो जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो एचएसएससी है ना सिर्फ जो है वो टाइम पास कर रही थी इतने टाइम से, या फिर कह सकते हैं कि वो जो है टाइम टपाने वाली बात होगी, लंबा खींचने वाली बात होगी मेरे भाई। समझ रहे हो? आई होप आप भी समझ रहे हैं जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। घूम फिर के ये कहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, 2029 के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम जो है वैकेंसी हम वहां पे रिलीज कर सके और जो है मैक्सिमम वहां पे जो है वैकेंसी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है जो भाई लोग हैं वो उन्हीं को वोट देंगे। जाहिर सी बात है इनके ऊपर हम मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये हमारा मुद्दा है भी नहीं मेरे भाई। ठीक है, हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है पढ़ाई करना। बस ये थोड़ी सी चीजें आपको अवेयर करने के लिए मैं थोड़ा सा कभी कभी बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, बाकी आप समझदार हैं, मेरे से कहीं ज्यादा समझदार है, आई नो, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा कौन सा टॉपिक चला हुआ था, भारत के भौतिक प्रदेश जो है टॉपिक चला हुआ था मेरे भाई। ठीक है, भौतिक प्रदेश पार्ट फर्स्ट चला हुआ था। कल जो है पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने कौन कौन से देखे थे? हिमालय देख लिया था कल, और जो है और कौन सा देखा था? उत्तर भारत का विशाल मैदान देख लिया था मेरे भाई। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान देख लिया था मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों जो है भौतिक प्रदेश हमने कल देख लिए थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम कौन कौन से देखने वाले हैं? मरुस्थल देखने वाले हैं। ठीक है, भारत का मरुस्थल जो है प्रादेशिक बात हो गया। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायद्वीपीय पठार देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर क्या देखेंगे? तटीय देखेंगे, और पांचवें नंबर पर क्या देखेंगे? द्वीप देखेंगे मेरे भाई।
आई बात समझ में। ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और यहाँ पे भी सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा। इन सभी के अलग अलग वीडियो बनाए जा सकते हैं और यही हम करेंगे नेक्स्ट टाइम मेरे भाई, ठीक है। हम अगली बार जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना डिटेल से, तो ऑलरेडी हम जो है भौतिक प्रदेश वहां पे भी पढ़ेंगे, लेकिन हर टॉपिक को हम अलग कवर करेंगे। जैसे कि एक क्लास में हम हिमालय के भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे डिटेल से, एक टॉपिक एक क्लास में हम उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे जैसे हमने कल पढ़ा था, एक क्लास में हम मरुस्थल पढ़ेंगे, एक क्लास में प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, एक में तटीय पढ़ेंगे और एक में द्वीपीय पढ़ेंगे। इतने ये विशाल टॉपिक है जिन पर एक विस्तृत क्लास बनाई जा सकती है मेरे भाई, तभी जाके ये कंप्लीट होंगे। और इतना डिटेल से सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज, कंसिस्टेंसी फोकस करके अगर आप तैयारी कर सकते हैं तभी मैं मान सकता हूं कि हाँ आपका जो है डर खत्म हो सकता है। अभी एक बच्चे ने कल वाली वीडियो में भी कहा था कि भाई इतना भाई तू इतने अच्छे से करवा रहा है, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। यकीन मानिएगा ये कमेंट जो है मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं अगले 12-13 घंटे और आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बना सकता हूं। आपको ये क्लास सिर्फ कितनी लगती होगी, 40 से 45 मिनट की क्लास मिलती होगी, लेकिन यकीन मानिएगा इस क्लास को प्रिपेयर करने के लिए, पीडीएफ तैयार करने के लिए, वर्ड फाइल तैयार करने के लिए, कंटेंट लाने के लिए 2 से 3 बुक लगती है मेरे भाई। आई बात समझ में। एक एनसीईआरटी बुक लगती है, एक स्टैंडर्ड बुक लगती है, और इस कंप्लीट एक वीडियो की पीडीएफ बनाने के लिए यकीन मानिएगा मेरे 2 से 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं मेरे भाई। और मैं इसको नहीं कहूंगा कि मेरे वेस्ट हो जा रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपके ऊपर। आप मेरे छोटे भाई भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप इतने अच्छा कमेंट कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिएगा मेरी जो मेहनत लगा लो या फिर जो है कुछ भी लगा लो, वो मैं सफल मानूंगा, वो मैं सक्सेस मानूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। बेसिक चीजें हमारी सारी हो गई है, सारी चीजें मैंने नीचे लिख भी दी गई है। इसके फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा हिमालय का जो भौतिक प्रदेश था और उत्तर भारत का जो मैदान था, वो सारी डिटेल आपको मिल गई होंगी, ठीक है। यहां पे भी मैंने देखो सारी चीजें लिख दी है, यहां से दिखाऊंगा आपको कहां गया, 1 सेकेंड थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे हमारे 20 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, और जो हमारा जो व्याख्या होगी यहां से स्टार्ट होगी। देखो भारत के भौतिक विभाग, भारतीय मरुस्थल यहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है आपको जो है दक्कन का पठार, ये सारे इसी के अंदर बताऊंगा। ये दक्कन का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, ये को दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी, ये सारी चीजें कहां पर आएगी, ये प्रायद्वीपीय भाग के अंदर आएंगी। और प्रायद्वीपीय भाग काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा था मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद सारी चीजें यहां पे लिख दी गई है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। उत्तर पूर्वी पठार हो गई, ठीक है। ये देखो महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, मैसूर का पठार, छोटा नागपुर पठार, ये सारे अभी बताने वाला हूं आपको मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद तटीय मैदान भी चलिए आपको बता दूंगा। इतनी सारी चीजें आज हम करने वाले हैं, तो पेशेंस बनाए रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद आप बताइएगा कि सच में आज आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली या फिर मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आपको सीखने को मिली है तो यकीन मानिएगा ऐसे आप अपनी मंजिल की तरफ बहुत आराम से जा रहे हैं, लेकिन सटीक जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। उन बच्चों से काफी आगे हैं जो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है हम स्टार्ट करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को देख लेते हैं। यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं मेरे भाई, ठीक है। यहां पे क्या लिख देता हूं, प्रायद्वीपीय पठार लिख देता हूं मेरे भाई, प्रायद्वीपीय पठार लिख देता हूं, ठीक है। तो चलिए प्रायद्वीपीय पठार को लिखने से पहले हम थोड़ा सा एक नक्शा बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये हो गया हमारा नक्शा, ठीक है। नक्शे पे ज्यादा मत जाना, ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको मेरे भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बस समझने के लिए आपको काफी है मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठार था, आप सभी जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, और यहाँ पे जो है हमारा उत्तर का मैदान था मेरे भाई, ये हम कल देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम प्रायद्वीपीय भाग को देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा द्वीप, ठीक है। द्वीप किसको बोलते हैं, जो चारों ओर जल से घिरा हो, ठीक है, चार ओर से जल से घिरा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्वीप बोलेंगे। ये मैंने कल भी बताया था, आई होप आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, डायरेक्ट वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है प्रायद्वीपीय, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय आपसे पूछेगा किसको कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय जो है जो 3 ओर से जल से घिरा हो, ठीक है, 3 ओर से जल से घिरा हो। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, ये कितने ओर जल से घिरा है, तो ये 3 ओर जल से घिरा है। कैसे 3 ओर से जल से घिरा है, यहां पे अरब सागर है, यहां पे जो है बंगाल की खाड़ी है, और यहां पे क्या है, हिंद महासागर है। इसीलिए 3 ओर से जो है घिरा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे क्या है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, यहां पर भूकंप बहुत कम आते हैं मेरे भाई, ठीक है। भूकंप
कम आते हैं। ठीक है, भूकंप कम आते हैं, कुछ एक जगह पे आते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं भूकंप जोन में ये नहीं आता है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करता हूं, भूकंप जोन में नहीं आता है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीज क्लियर है। उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखना है, पॉइंट नंबर 4। क्या याद रखना है? जितने भी अभी हमने भौतिक प्रदेश, सबसे पहले मैंने कितने कहे थे? 4 भौतिक प्रदेश हैं, लेकिन पढ़ने के हिसाब से हम 6 भौतिक प्रदेश में इसको बांटकर पढ़ते हैं। तो 6 के 6 भौतिक प्रदेश में से ना सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, तो अगर आपसे पूछे भाई बताओ सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो यही हो जाएगा प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठार। सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीपीय पठार ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश? इसका आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। कितना क्षेत्रफल है इसका मेरे भाई? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है मेरे भाई। ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। और भारत का कितना है मेरे भाई? भारत का 32 लाख है, पता है ना? 32 लाख, कल देखा था हमने 32 लाख। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो 32 लाख का आधा लाख वर्ग किलोमीटर तो केवल ये जो है प्रायद्वीपीय भारत लिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आपसे पूछेगा भाई प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है? भाई बताओ प्रायद्वीपीय भारत की जो है आकृति कैसी है? तो आप बताओगे त्रिभुजा आकार की है मेरे भाई, त्रिभुजा आकार की इसकी प्रकृति हो जाएगी। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ भाई ये जो प्रायद्वीपीय पठार है किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार जो है किसका हिस्सा है? तो आप क्या बताएंगे? प्रायद्वीपीय पठार जो है ये प्राचीन जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। अब इसकी लंबाई आपको याद रखनी है। यहां पे एक लंबाई ऐसे होती है मेरे भाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, और एक लंबाई ऐसे हो जाएगी। तो लंबाई आपको याद रखनी है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। बस एक चीज कह रहा हूं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। आप जैसा जो भाई हो या फिर बहन हो जो इतनी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रही हो, सीरियस हो अपने पेरेंट्स का नाम बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए, तो डेफिनेटली उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो उनके लिए, उन बच्चों के साथ जो है, उन भाई बहनों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, यहां तक चलिए आगे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण हम जो है इसकी लंबाई देख रहे थे, तो कितनी हो जाएगी? 1600 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगी। और जो है दक्षिण से पश्चिम कह लो, नहीं पूर्व से पश्चिम कह लो या पश्चिम से पूर्व कह लो, एक ही बात है, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम इसकी कितनी हो जाएगी? 1400 किलोमीटर हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक यहां तक जो है प्रायद्वीपीय पठार हुआ। अब प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे पठार थे मेरे भाई, देखा था ना ऊपर हमने दिखाया था, मालवा का पठार था भाई मेरे भाई। ठीक है, दक्कन का पठार था, और भी बहुत सारे पठार थे, छोटा नागपुर का पठार था, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार था। ऐसे ही हम एक एक हिस्से को पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सबसे पहले हम मालवा के पठार को देखेंगे मेरे भाई, मालवा का पठार मेरे भाई। आई बात समझ में आते हैं? तो मालवा का पठार यहां पे बना लेते हैं। मालवा का पठार कैसे हो जाएगा? ऐसे जो है ये मालवा का पठार, इसको मान के चलो मेरे भाई। ठीक है, मालवा के पठार में ये उत्तर में क्या है मेरे भाई? उत्तर में ये अरावली पर्वतमाला है मेरे भाई। ठीक है, अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे क्या देखेंगे भाई? ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके दक्षिण में क्या है। यहां पे भी पता होना चाहिए, ये पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि भाई मालवा पठार के उत्तर में क्या है, तो आप बताएंगे अरावली पर्वतमाला है। और दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला है मेरे भाई। आई बात समझ में? विंध्याचल हो जाएगा। अब मालवा पठार के बारे में स्टैटिक पॉइंट्स हम देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या याद रखेंगे? इसका क्षेत्रफल याद रखेंगे। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लगभग 1.5 लाख हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आकृति आप जरूर याद रखेंगे। आकृति, इसकी भी आकृति कैसी है? त्रिभुजा आकार की जो है इसकी, त्रिभुजा आकार, त्रिभुजा आकार की जो है इसकी जो है आकृति हो जाएगी मेरे भाई। आगे चलते हैं, किस से बना है? तो ये भी आपसे पूछेगा कि जो मालवा का पठार है ये किस से बना है मेरे भाई। तो आप बताएंगे ये किस से बना है? तो ये ज्वालामुखी से बना है मेरे भाई।
ठीक है, किससे बना है ये? ज्वालामुखी से बना है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं भाई कौन सी मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। तो यानी कि ये जो दक्षिण वाला एरिया है, यहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए इंपॉर्टेंट है? आप सभी जानते हैं, कपास के लिए इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, कपास और सोयाबीन के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे भाई। एक चीज और आप याद रखनी है, ये जो मालवा का पठार है किसके लिए ज्यादा उपयोगी है, मतलब किसके, कौन सी चीज इसके अंदर ज्यादा होती है? तो सर्वाधिक अवनालिका जो अपर्दन होता है ना, वो इसी पठार में सर्वाधिक होता है मेरे भाई। ठीक है, सर्वाधिक, सर्वाधिक कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। ठीक है, सर्वाधिक अवनालिका जो अपर्दन है इसी में होता है मेरे भाई, इसी में होता है, जिससे, जिससे क्या है? उत्खात भूमि का, बैडलैंड्स टोपोग्राफी हमने देखा था ना पीछे, उत्खात भूमि, उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक जो है हमने क्या देख लिया? मालवा का पठार देख लिया है। यहां से हमने स्टार्ट किया था भाई प्रायद्वीपीय भारत से। आप सभी जानते हैं ये क्या है? ये एक प्रायद्वीपीय भारत है मेरे भाई। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसमें जो है हमने क्या देखा? इसको देखा, द्वीप किसको बोलते हैं? चार ओर से जो गिराओ। प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं? तीन ओर से जल से गिराओ। इसके अंदर भूकंप कम आते हैं, इसीलिए ये जो है आप कह सकते हो भूकंप जोन के अंदर नहीं आता है मेरे भाई। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, आप सभी जानते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख किलोमीटर है और वर्ग किलोमीटर है। और केवल जो है प्रायद्वीपीय जो भौतिक प्रदेश है इसका कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका हो जाएगा मेरे भाई। आकृति क्या हो जाएगी? त्रिभुजाकार हो जाएगी। इसके बाद हमने इसी के अंदर क्या देखा? मालवा के पठार को देख लिया मेरे भाई। ठीक है, मालवा के पठार के बाद हम देखेंगे किसको? बघेलखंड या फिर बुंदेलखंड के पठार को देखेंगे मेरे भाई। छोटा सा है, बस एक ही लाइन इसके अंदर आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। आई बात समझ में? इसके बारे में आप क्या रखेंगे? का पठार लिख दो यहां पे। इसमें आप क्या याद रखेंगे? ये आपसे ऐसे पूछेगा कि भाई ये जो बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड का पठार है ये कहां पर अवस्थित है? तो आप बताएंगे मालवा पठार के उत्तर की ओर अवस्थित है। बस इतनी सी चीज आप फिलहाल के लिए याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, मालवा पठार के उत्तर की ओर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, उत्तर के ओर, उत्तर के ओर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, जितनी जानकारी इंपॉर्टेंट है ना, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं। बट डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड के बारे में स्टैटिक जानकारी इसी पीडीएफ में डिटेल से ऊपर लिखी हुई है, वहां से आप पढ़ लेना मेरे भाई। आई बात समझ में? अब जैसे हमने यहाँ पे मालवा पठार को इंपॉर्टेंट पढ़ा ना, और इससे पहले हमने प्रायद्वीपीय पठार को इंपॉर्टेंट डिटेल से पढ़ा, ऐसे ही अब हम तीसरा पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? छोटा नागपुर का पठार मेरे भाई। छोटा नागपुर का पठार, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं जो है आपको एक नक्शा बना लेता हूं मेरे भाई। ठीक है, दोबारा से एक नक्शा बना लेते हैं। यहां पे एक नक्शा बना लेते हैं। ये जो है भारत का नक्शा है। ठीक है, थोड़ा सा आई नो अजीब है, बस काम चलाने के लिए है मेरे भाई। ठीक है, ये जो है काम चलाने के लिए है मेरे भाई। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। अभी जो है हम क्या देख रहे थे? अभी हम प्रायद्वीपीय भारत देख रहे थे मेरे भाई। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे हमने जो है मालवा देख लिया मेरे भाई। ठीक है, और यहां पे जो है इससे लगता हुआ ये क्या है? तो ये छोटा नागपुर पठार है मेरे भाई। ठीक है, ये जो है छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। तो इसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं अवस्थित कहां पर है। अवस्थित कहां पर है? तो ये झारखंड के अंदर अवस्थित है। ठीक है, कहां पर अवस्थित है? झारखंड के अंदर अवस्थित है। या फिर इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी पठार भी इसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्वी पठार इसको बोलते हैं। क्या ये अकेला जो है झारखंड के अंदर अवस्थित है? नहीं, इसका विस्तार कहां कहां है ये भी आप याद रखेंगे। इसका विस्तार कहां पर है? ओडिशा के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है, ओडिशा के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर इसका विस्तार है। वेस्ट बंगाल के बाद कहां पर है? बिहार के अंदर इसका विस्तार है।
बिहार के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर इसका विस्तार है। इतने राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अकेला झारखंड के अंदर पूरा नहीं है ये जो छोटा नागपुर पठार है। आप सभी जानते हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, क्या ओनली राजस्थान में है क्या? ये नहीं है ना, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में भी फैली हुई है ना। तो ऐसे ही छोटा नागपुर पठार है, काफी राज्यों में जो है ये फैले हुए होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से आप क्या देखेंगे, इसका क्षेत्रफल देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। क्षेत्रफल अगर आपको याद रखना है तो कितना हो जाएगा, लगभग लिखो यहां पे, लगभग कितना हो जाएगा, 65,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 65,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सारी चीजें करते हैं याद। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, विशेषता, यहां पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में पूछा गया है इसीलिए आपको याद रखनी है। अब एक नदी आती है यहां पे जो है, मैं लिख देता हूं, ये है भाई मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार नहीं है ये, क्या है, छोटा नागपुर का पठार है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं छोटा नागपुर का पठार। अभी जो बात लिखूंगा ना ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छोटा नागपुर पठार मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बीच में से एक नदी जाती है, बिल्कुल बीचों बीच भागों से काटती है मेरे भाई, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, क्या क्वेश्चन पूछता है, दो भागों में विभाजित करती है कौन सी नदी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, कौन सा भाग था ये कौन सा हम कर रहे हैं, छोटा नागपुर पठार। यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जैसे कि एग्जामिनर पूछ रहा है, बताइए छोटा नागपुर पठार को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। ये एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, करती है, ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चार आपको नदी दे देगा, दामोदर नदी दे देगा, गंगा नदी दे देगा, कृष्णा नदी दे देगा, कावेरी नदी दे देगा। तो आप बताएंगे ये जो नदी है मेरे भाई, ये दामोदर नदी है मेरे भाई, ठीक है। ये कौन सी नदी है, ये दामोदर नदी हो जाएगी। यहां पे आपको आंसर मिल गया दामोदर। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके आप आंसर बताओ। मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन आपके लिए ये है होमवर्क के लिए, जो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को, ठीक है, किस नदी को कहते हैं। और चाहो तो यह भी बता देना कि भाई बताइए बिहार का शोक जो है किस नदी को कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जो ये कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। ये पूरा पठार कौन सा है मेरे भाई, ये पूरा पठार जो है छोटा नागपुर का पठार है मेरे भाई, ठीक है। ये कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। अब आप देख रहे हो हमारी पृथ्वी भी कुछ ऐसी है, हमारी पृथ्वी को भी दो भागों में बांट दिया है। बीच की जो रेखा थी ये कौन सी है, ये जो है विश्वत्वरित रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा है। इसको भी आप ऐसे ही मानिएगा, ठीक है। ये जो हमारा छोटा नागपुर पठार है ये भी एक पृथ्वी के जैसा बन गया ना, इसको भी दो भागों में बांट दिया। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हजारीबाग पठार बोला जाता है मेरे भाई, हजारीबाग पठार इसको बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक इसको क्या बोला जाता है, हजारीबाग पठार बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई ऐसे, इसको ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, बताइए छोटा नागपुर पठार को जिसको दो भागों में विभाजित करती है दामोदर नदी, उसके उत्तर वाले भाग को कौन सा पठार कहा जाता है। तो आप बताएंगे हजारीबाग पठार जो है इसको कहा जाता है। और नीचे का पठार भी आपको याद रखना है, नीचे वाले पठार को क्या बोला जाता है, रांची का पठार बोला जाता है। आई बात समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा ये जो उत्तर पूर्व है ना, यहाँ पे उत्तर पूर्व, ये जो उत्तर पूर्व है यहाँ पे एक नदी बह रही है, कौन सी नदी बह रही है, सोन नदी बह रही है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सोन नदी यहाँ पे उत्तर पूर्व में बह रही है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है। इसके अंदर, मतलब किसके अंदर, छोटे नागपुर पठार के अंदर, इसके अंदर किसके भंडार पाए जाते हैं, इसके अंदर कोयले के भंडार पाए जाते हैं मेरे भाई, कोयले और लोहे के भंडार पाए जाते हैं। आई बात समझ में? और कोयले और अच्छा यहां पे एक चीज और याद रखना, जैसे उत्तर पूर्व में मैंने ये कौन सी नदी बताई, सोन नदी बहती है उत्तर पूर्व में। किसके बहती है भाई, छोटा नागपुर पठार के। आपसे ये भी पूछ सकता है, ये जो दक्षिण वाला एरिया है यहां पे कौन सी नदी बहती है, यहां पे महानदी बहती है मेरे भाई।
आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या देखा हमने, हाँ तो आपसे ये पूछना है, छोटा नागपुर पठार में कौन से जो खनिज लवण है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कोयले और लोहे के भंडार जो है पाए जाते हैं, इसीलिए छोटे नागपुर पठार को जो है क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एक सेकेंड। इसीलिए इसको भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आ रहा होगा। और आसान भाषा में अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, और वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप आपको सही अच्छे मायने में जो है ये चीजें समझ आ रही होंगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, और क्या इसके अंदर याद रखा? अच्छा, एक चीज तो मेन याद रहेगी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किसी को पता है? चलो अपने दिमाग में आंसर दे दो, आप सोच लेना कि मुझे आपने बता दिया मेरे भाई। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? तो ये पारसनाथ हो जाएगी मेरे भाई, पारसनाथ हो जाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, आगे हम कल किस पे चलते हैं? आगे हम नेक्स्ट पठार पर चलते हैं, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? मेघालय का पठार। ठीक है, एक बार मैं क्विक रिवीजन मार देता हूं यहां पे। पहले हमने क्या देखा? प्रायद्वीपीय पठार देखा, प्रायद्वीपीय पठार देखा। अब इसके अंदर हमने प्रायद्वीपीय पठार के अंदर क्या देखा? मालवा का पठार देख लिया। दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमने क्या देखा मेरे भाई? तीसरे नंबर पर हमने कौन सा देखा? ये कौन सा था मेरे भाई? छोटा नागपुर का पठार था, छोटा नागपुर का पठार। अब हम कौन सा देखने वाले हैं? अब हम मेरे भाई देखने वाले हैं मेघालय का पठार। ये सारी चीजें लिखी हुई है मेरे भाई ऊपर, जो मैंने पीडीएफ दिखाई थी। ठीक है ना, ये ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है मेरे भाई। जैसे उत्तर का मैदान एक इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक था ना, ऐसे ही ये जो टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार, ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही वाइड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऐसे इंपॉर्टेंट तो वो भी था हिमालय पठार, हिमालय का भौतिक प्रदेश, क्योंकि वो हम पहले कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन जो सेकेंड टाइम हम करेंगे ना, फाउंडेशन जो सीईटी के लिए हम दोबारा से चलाएंगे इस कोर्स को, वहां पे हम सारे 6 के 6 पार्ट अलग अलग क्लास में करने वाले हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए मेघालय पठार को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 मैं यहां पे डाल देता हूं, मेघालय का पठार। अब मेघालय का पठार जो है, यहां से एक क्वेश्चन सबसे पूछता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट पूछता है। चलिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, इतने आप अपने दिमाग में सोच लेना, इसका आंसर मैं बाद में दूंगा। ठीक है, मेघालय का पठार, एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, मेघालय का पठार किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? डोंट वरी, आपको ऑप्शन दूंगा, 1 मिनट रुको। हिस्सा है मेरे भाई। ठीक है, ये आपसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एचएसएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और ऑप्शन आपको कुछ ऐसे देगा मेरे भाई। कैसे ऑप्शन देगा? क्या पहला कह देगा, बताओ, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपको क्या देगा? ऑप्शन बी आपको देगा उत्तर मैदान, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान का हिस्सा है। तीसरे ऑप्शन में आपको क्या देगा भाई? तीसरे ऑप्शन में आपको क्या देगा? तीसरे ऑप्शन में क्या देगा? हिमालय भाग का हिस्सा है, हिमालय भाग का। डोंट वरी, अभी मैं आपको एक नक्शा भी बनाऊंगा, उस हिसाब से आप सोचने की कोशिश करना ये किसका हिस्सा हो सकता है मेरे भाई। हिमालय भाग का हिस्सा है। और फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या देगा? फोर्थ ऑप्शन में नहीं देगा, कुछ भी दे देगा, जो है नन ऑफ द अबव कर लो। चलो एक बार के लिए नन ऑफ द अबव। अब मैं आपको जो है मैप बना के दिखाता हूं मेरे भाई। ठीक है, ये जो है भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का क्या है? ये भारत का मैप है मेरे भाई। ठीक है, ये भारत का मैप है। अभी हमने क्या देखा? यहां पे हमने जो है मालवा का पठार देखा। ठीक है, ये कौन सा है? मालवा। यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे हमने देखा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब यहां पे उत्तर पूर्व में हम जाएंगे ना, पूर्व में, तो आपको यहां पे मिलेगा मेरे भाई, यहां पे
यहाँ पे ये क्या है, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई मेघालय का पठार, जिसको शिलोंग का पठार भी बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, मेघालय का पठार मेरे भाई, आई बात समझ में। अब यहाँ पे मैंने जो है मैप से बता दिया, ये मेघालय का पठार है, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत है मेरे भाई। ठीक है, ये मालवा का पठार है, ये प्राय छोटा नागपुर का पठार है, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है हिमालय है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे ये गंगा का मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इससे ऊपर जो है ये हिमालय है मेरे भाई। ठीक है, ये हिमालय है, ये जो है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का मैदान मेरे भाई। आई बात समझ में। अब इन ऑप्शंस को देख के मैप को समझने की कोशिश करो और मेरे को बताओ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, उत्तर भारत का मैदान का हिस्सा है, हिमालय का भाग है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में, अपने दिमाग में सोच लेना। अब मैं जो है आगे चलता हूं मेरे भाई। आई बात समझ में, डोंट वरी, थोड़ी सी देर के बाद इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा जो है मैप बन गया मेरे भाई। ठीक है, मैप बन गया। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पे एक अलग से मैप बना लेते हैं। किसका मैप बना लेते हैं, ये हमने मेघालय के पठार का जो है भाग, अरे एक सेकंड, सही से बना लेते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये कौन सा बना लिया हमने, ये मेघालय का पठार बना लिया भाई। यहाँ पे लिख देते हैं मेघालय पठार। आई बात समझ में, मेघालय पठार बना लिया। अब यहाँ पे एक जो है पहाड़ियां हैं, कौन सी है, गारो पहाड़ियां हैं मेरे भाई। यहां पे एक और है पहाड़ियां, कौन सी है, खासी है मेरे भाई, गारो खासी। और यहां पे क्या है, यहां पे है मेरे भाई जयंतियां, जयंतियां, यही इनकी जनजातियां पाई जाती हैं। और यहां पे एक और है मिकिर मेरे भाई, ये क्या है, मिकिर। आई बात समझ में। ऐसे ही क्रम वाइज अगर आपसे पूछे, बताइए भाई मेघालय पठार में जो गारो खासी जयंतिया मिकिर है, वो कैसे क्रम वाइज इनको सेट करके दो, तो ये क्रम वाइज, ये पहले गारो आएगी, फिर खासी आएगी, फिर जयंतिया मिकिर, गारो खासी जयंतिया मिकिर, गारो खासी जयंतिया मिकिर, गारो खासी जयंतिया मिकिर, बस दैट्स इट मेरे भाई। आई बात समझ में। अब आपको पता है यहां पे एक जो है स्थान है मोनिसराम, मोसिनराम बोल दो या फिर मोनिसराम बोल दो, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये यहां पर है मेरे भाई, मौसिमराम बोलते हैं, मौसिमराम। ठीक है, भारत का चेरापूंजी इसको बोलते हैं ना, मौसिमराम। ये खासी के अंदर है भाई, यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और हरियाणा का चेरापूंजी कहां पर है, तो वो यमुनानगर के अंदर है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब यहां से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। इसका सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है, किसका, मेघालय पठार का। सर्वोच्च शिखर, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा शिलोंग शिखर हो जाएगा मेरे भाई। इसको क्या बोलते हैं, शिलोंग शिखर इसको बोलते हैं मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहां पे हमने क्या देख लिया, ये हमने मेघालय का पठार देख लिया मेरे भाई। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, अब हम कौन सा पठार देखेंगे, अब हम देखेंगे मेरे भाई दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार। चलिए एक बार फिर से मैप बना देता हूं, इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा पठार कहां पर है, जिसको जो है आपको समझ आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने पढ़ा था मालवा। ठीक है, यहां पे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने पढ़ा था छोटा नागपुर। ठीक है, यहां पे हमने क्या पढ़ा अभी अभी, यहां पे हमने मेघालय पठार पढ़ा। यहां पे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पे जो है अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, कौन सा पढ़ने वाले हैं, दक्कन का पठार। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम चलते हैं दक्कन के पठार के ऊपर। तो चलिए दक्कन के पठार को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, दक्कन का पठार लिख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है, कितने में फैला है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में मेरे भाई। ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये आपसे पूछा जा सकता है भाई मैक्सिमम जो इसका एरिया है ना, दक्कन के पठार का मैक्सिमम एरिया, दक्कन का पठार का ज्यादा विस्तार कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे, महाराष्ट्र राज्य में है मेरे भाई। महाराष्ट्र में है। कितने हैं, 80% जो है ना ये दक्कन का पठार कहां पर है, ये महाराष्ट्र राज्य में जो है फैला हुआ है मेरे भाई। इसके अलावा जो बाकी है कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि एमपी के अंदर ये फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़, और क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के बाद कर्नाटक हो जाएगा।
कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक तमिलनाडु भी हो जाएगा, ठीक है। तमिल से याद रखने था, तमिलनाडु में ये फैला हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कह सकते हैं पूरा दक्षिण को जो है दक्कन का पठार कहते हैं, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। जो दक्षिण वाला एरिया नीचे वाला बच गया ना, उसको क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार जो है उसके अंदर बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब ये जो दक्कन का पठार था, यहां पे लिख देता हूं, ये क्या था, ये ऐसे हमने देखा ना दक्कन का पठार, इसके अंदर और भी बहुत सारी श्रेणियां हैं, पर्वत है मेरे भाई। क्या है इसके अंदर, आपको मिलेगा सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी आपको मिलेगी, ठीक है। और क्या मिलेगा, दंड का रन आपको मिलेगा। दंड कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, दंड का रन, तो दंड का रन जो वन है ना, वो भी आपको इसी अंदर मिलेगा। और क्या मिलेगा, तेलंगाना पठार आपको यहां पर मिलेगा, तेलंगाना पठार जो है इसके अंदर आपको मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई, और आपको जो है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट भी इसके अंदर मिलेगा, जो हम अलग से कभी पढ़ेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में, तो यहां पे सारी चीजें मैं आपको लिख देता हूं मेरे भाई, ठीक है। क्या लिख देता हूं, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। अब सतपुड़ा श्रेणी से कुछ याद आया, सतपुड़ा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, धूपगढ़ हो जाएगी। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो क्या था, दंडकारण्य वन था मेरे भाई, दंड का रण्य वन था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप क्या याद रखेंगे, तीसरे नंबर पर आप तेलंगाना पठार याद रखेंगे। ये लिखा है सब कुछ मैंने ऊपर डिटेल में, याद रखना, तेलंगाना पठार मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट मेरे भाई। ये सारा किसके अंदर आएगा, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये सारा मेरे भाई किसके अंदर आएगा, दक्कन के पठार के अंदर अंतर्गत आएगा, याद रखना। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मेरे भाई, आई बात समझ में। अब पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, महेंद्रगढ़ पुरानी एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, और जिंदगढ़ा जो है नई एनसीईआरटी में मिलेगा, जिंदगढ़ा मेरे भाई, ठीक है। पश्चिमी घाट की अगर आपसे पूछे तो आप अनाई मूड़ी बताएंगे, सिंपल सी बात है, अनाई मूड़ी आप बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे भाई आइए आप बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा मेरे भाई, उसके बाद और कौन सा आएगा, उसके बाद एक और चीज आप याद रखना, एक और आता है यहां पे महाराष्ट्र पठार मेरे भाई, ठीक है, महाराष्ट्र पठार मेरे भाई, ठीक है। तो आपसे बस इतनी सी चीज याद रखना, महाराष्ट्र जो पठार है ये किसका हिस्सा है, तो ये दक्कन के पठार का हिस्सा है मेरे भाई, दक्कन के पठार, दक्कन के पठार का ये हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई। कहां पर अवस्थित है ये भी आपसे पूछेगा, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र का पठार है तो महाराष्ट्र में ही होगा। कहां पर अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो आप सभी को पता है, ये एसएससी क्वेश्चन, एसएससी ने बहुत बार पूछा है, सर्वोच्च चोटी लिखो ना यहाँ पे, सर्वोच्च चोटी। तो महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, कलसूबाई हो जाएगी, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो सर्वोच्च चोटी आप जरूर याद रखेंगे कौन सी हो जाएगी, जो सर्वोच्च चोटी है वो कलसूबाई हो जाएगी। यहां पे हमारा जो है कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है मेरे भाई, यहां पे हमारा प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट होता है, द्वीपीय। अब बताओ कोई दिक्कत आई हो तो मेरे भाई बताओ, और आसान लगा हो तो भी मेरे भाई बताओ, आई बात समझ में। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कौन सा देखने वाले हैं, तटीय मैदान देखने वाले हैं मेरे भाई। फटाफट से तटीय मैदान मैं करवा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट से जो है आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। तटीय मैदान नहीं आएगा, तटीय मैदान ही आएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए तटीय मैदान को फटाफट से कवर कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूँ भारत का। आई होप आपको ये जो है मैप ठीक ठाक लग रहा होगा, ठीक है। ये जो है ना, ये साइड वाला ये कोस्टल तट होता है मेरे भाई, तटीय जो है इसको बोला जाता है। 6100 किलोमीटर है मेरे भाई ये चीज, कितने, ठीक है, कितने किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। तट की डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो तट की डेफिनेशन क्या होता है, जो समुद्र के किनारे हो, तट रेखा जो समुद्र के किनारे, आई बात समझ में, जो समुद्र के किनारे हो उसको तट रेखा बोलते हैं, सीधी सी चीज है। अब भारत में कितने प्रकार के तट पाए जाते हैं, भारत में 2 प्रकार के तट पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। भारत में 2 प्रकार के तट पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है 2 प्रकार के तट पाए जाते हैं। कौन से हैं, ये कौन सा है, पूर्वी तट है, ये कौन सा है, पश्चिमी तट है, सिंपल सी बात है। चलिए लिख देता हूं यहाँ पे, पश्चिमी
दूसरे नंबर पर पूर्वी मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए अब एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं पश्चिमी तट मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ये जो है तटीय मैदान देखेंगे, मतलब पूर्वी और पश्चिमी कंप्लीट करवा दूंगा मैं, और यहाँ पे हमारा भारत का भौतिक प्रदेश जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई नो कुछ चीजें नहीं करवाई, जैसे कि जो हमारा मरुस्थल है वो रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, और द्वीप रह जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं करवा चुका हूं, और ऐसी बात नहीं है कि मैंने करवाया नहीं है, पीडीएफ के अंदर सब कुछ लिखा गया है, बस आपको पढ़ना है अपने हिसाब से। पूरा सब कुछ जो है एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ मैंने कवर करके आपको दिया है मेरे भाई। आई बात समझ में? फिर भी अगर कुछ भी आपको समझ ना आए या कोई डाउट लगे या फिर कोई मुश्किल चीज लगे, आप शब्द मुझे बता देना, उसको जो है बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर मैं दे दूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए पश्चिमी तट को यहां पर लिख लेते हैं, पश्चिमी तट को हम लिख लेते हैं, और एक छोटा सा मैप यहां पर बना लेते हैं। ये गुजरात है, और यहां से जो है पश्चिमी तट ऐसे शुरू होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे कच्छ है मेरे भाई। कच्छ कहां पर है? गुजरात के अंदर है कच्छ। तो यहां से ये शुरू होता है, यहां से क्या होता है, शुरू होता है। क्या शुरू होता है? पश्चिमी तट शुरू होता है, और कहां तक जाता है? ये कन्याकुमारी तक जाता है मेरे भाई, ठीक है। कन्याकुमारी यानी कि कुमारी अंतरीप तक जाता है, कुमारी अंतरीप तक ये जाता है। तो डायरेक्ट सीधा आपको याद रखना है भाई, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो आप क्या बताएंगे? गुजरात के कच्छ से कहां तक फैला हुआ है? कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है, ठीक है। कुमारी अंतरीप तक ये फैला हुआ है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब एक प्रश्न जो है आपको फिर से बताना है। प्रश्न तो क्या है, मैंने इतनी बार बता दिया है, आई होप आपको जो है दिमाग में रट गया होगा मेरे भाई, ठीक है। तो क्या प्रश्न है आपको सिंपल सा याद, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने तो इतनी बार बोल दिया, आई होप आपने रट गया होगा। लेकिन यकीन मानिएगा बहुत सारे बच्चे इंडिया जीके को इतनी सीक्वेंस वाइज इतने डीपली नहीं पढ़ते हैं मेरे भाई। और मैंने देखा भी है यूट्यूब पर एचएसएससी के लिए स्पेशल, एसएससी के लिए तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एचएसएससी जो हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है ना, उसके लिए इंडिया जीके इतना डिटेल से किसी ने नहीं करवाई है, इसीलिए मैं जो है ये करवा रहा हूं मेरे भाई। आई बात समझ में? मोस्टली सारे कहां पर जो है करवाते हैं, हरियाणा जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन एक अकेली हरियाणा जीके से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। 20 नंबर की अगर हरियाणा जीके आती है ना, तो इंडिया जीके ऐसा नहीं है कि 2-4 नंबर की आती है, 15 मार्क्स की आती है मेरे भाई। और 15 मार्क्स नहीं, एक मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है आपके सिलेक्शन के लिए मेरे भाई। आई बात समझ में? तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था मेरे भाई, अरब सागर में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती है? आई होप जो बच्चा मेरे से जुड़ा होगा ना, उसको ये बंदे को बात रट गई होगी मेरे भाई, ठीक है। नदियां किसका निर्माण करती हैं, ठीक है। तो किसका निर्माण करती हैं? जवार नदमुख का करती हैं मेरे भाई, जवार नदमुख का करती हैं मेरे भाई, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। एस्चुरी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये पूछा है तो इसका अपोजिट में भी पूछ लेगा। बताइए भाई, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं? तो वो डेल्टा का निर्माण करती है मेरे भाई, डेल्टा का निर्माण करती है। अब कैसे निर्माण करती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। जो पहाड़ों से ये जो नदियां आती हैं पूर्व की तरफ जाती हैं, तो ये जो नदियां हैं ये अपने हाई तेज प्रेशर में आती है, फुल तेज बहाव में आती है। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी यहां पर है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है मेरे भाई, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने तक जो है इनकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, ये धीमी हो जाती है मेरे भाई। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और धीमी होएंगी तो ये फैल जाएंगी मेरे भाई। पानी जब धीरे होएगा ना, स्लो होएगा, तो ये क्या होएगा? ये फैल जाएगा, और ये क्या बनाएगा? त्रिभुजा आकार का जो है एक डेल्टा बनाएगा। ये डेल्टा थोड़ा अजीब बन गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना ये डेल्टा बनाएंगे, और डेल्टा किस आकार का होता है? त्रिभुजा आकार का होता है मेरे भाई, त्रिभुजाकार का होता है मेरे भाई, ठीक है। क्यों होता है? क्यों इनकी स्पीड स्लो क्यों हो जाती है? क्योंकि ये बहुत सारी मात्रा में जो है अपने साथ मिट्टी, गाद, कंकड़, पत्थर जो है लेके आती हैं, जिससे अंत में जो है इनकी स्पीड कम हो जाती है। और अंत में जो स्पीड कम हो जाती है तो ये फैल जाती है, और फैल जाती है तो ये त्रिकोणा जो है डेल्टा बना देती है मेरे भाई। उसके अपोजिट जो है जो नदियां पश्चिम की तरफ जाती हैं, ये खड़ी ढाल से गिरती है मेरे भाई, ठीक है। सीधी ढाल से जो है ये गिरती है, अपने साथ जो है पत्थर, मिट्टी जो है बहुत कम मात्रा में लेके आती है, इसीलिए जो है डेल्टा नहीं बनाती। ये जो है जवार नदमुख एस्चुरी का जो है निर्माण करती है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पश्चिम तटीय
मैदान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी एक जो है मैं मैप बना देता हूँ, ये जो है मैप हो जाएगा, ठीक है, ये पूर्वी हो जाएगा। यहाँ पे जो है कन्याकुमारी है मेरे भाई, ठीक है, कन्याकुमारी, कुमारी है, कुंवारी नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। और ये क्या है, ये कच्छ है मेरे भाई। आई बात समझ में यहाँ तक। अब ये जो है कैसे याद रखेंगे, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक याद रखो, ये यहाँ तक, ये एरिया मेरे भाई। यहाँ पे चलो मैं पहले लिख, अरे क्या हो गया भाई, ये मिट गया क्या वो, चलिए कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे कन्याकुमारी आ जाएगा, मैं कुमारी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये जो हिस्सा है मेरे भाई, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या याद रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में जो है इसके अंदर कौन कौन से जो है तट आते हैं। सबसे पहले गुजरात तट आएगा मेरे भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, कोंकण तट आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुजरात तट नहीं पूछेगा, पता है सभी को, कोंकण तट से क्वेश्चन पूछता है। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, कन्नड़ तट आएगा, जिसको कर्नाटक तट भी बोलते हैं, कन्नड़ या कर्नाटक तट। चौथे नंबर पर क्या आएगा, चौथे नंबर पर मलाबार तट आएगा, मालाबार तट आएगा मेरे भाई, ठीक है। इस पूरे हिस्से में जो यहाँ पे मैंने पश्चिमी कोस्टल लाइन लिखी है ना, पश्चिमी तट लिखा है, इस पे 4 हिस्से पाए जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ये जो फर्स्ट मैंने लिखा है ना गुजरात में, ये कौन सा तट है, सौराष्ट्र से सूरत तक, सौराष्ट्र से सूरत तक है मेरे भाई ये, ठीक है, सूरत तक है मेरे भाई। ये क्या है, गुजरात तट है मेरे भाई। आई बात समझ में। उसके बाद अगर आपसे कोंकण तट पूछे, भाई कोंकण तट कहां से लेके कहां तक है, तो आप क्या बताएंगे, दमन से लेके गोवा तक। ये क्या है, ये गोवा है मेरे भाई, ठीक है, ये गोवा है। तो कोंकण तट कहां तक है, तो दमन से लेके गोवा तक, दमन से गोवा तक मेरे भाई। आई बात समझ में। ये महाराष्ट्र भी आ जाता है इसके अंदर। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे मेरे भाई, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट या कर्नाटक तट। ये कहां से कहां तक है, तो ये गोवा से लेके मैंगलोर तक। ये गोवा है ना, यहां से लेके क्या है, ये मैंगलोर लगा लो मेरे भाई, ये मैंगलोर लगा लो। आई बात समझ में। ये क्या हो जाएगा, मैंगलोर। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, गोवा से मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद रह गया अंतिम मालाबार तट, और मालाबार तट जो है अंतिम यहां तक रह गया, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक। तो मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक अंत तक ये जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक, मैंगलोर से कन्याकुमारी। आई बात समझ में। तो ये 4 पार्ट हैं भाई पश्चिमी तट के। पश्चिमी तट में 4 पार्ट बांटा गया है, गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मलाबार तट मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही हम पूर्वी तट को पढ़ेंगे। पूर्वी तट में 3 हिस्से हैं, पश्चिमी तट में कितने हिस्से थे, पश्चिमी तट में 4 हिस्से हैं और पूर्वी तट में 3 हिस्से हैं। सिंपल सी बात है मेरे भाई। आई बात समझ में। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कर देना मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मुझे ही एचएसएससी का एग्जामिनर बोल लो और क्वेश्चन क्या पूछ लिया, बताइए पश्चिमी तट को, चलिए ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, भारत के पश्चिमी तट को। अब एक चीज ऑनेस्टली, ईमानदारी, लॉयल तरीके से बताना जो मैं भी पूछूंगा। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है मेरे भाई। अब जिसने नहीं पढ़ा बताओ, हरियाणा जी के पढ़ी है, दे लो इसका आंसर, लगा लो तुक्के। नहीं होएगा ठीक, मैं कह रहा हूं नहीं होएगा ठीक। और 1 नंबर आपको 1000 बच्चों से पीछे ले जाएगा मेरे भाई। इसलिए बोलता हूं कोई भी सब्जेक्ट, मैं नहीं कह रहा ओनली इंडिया जी के, हर सब्जेक्ट मैंने जो करवाए हैं अभी तक, जो 60 मार्क्स की स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी है ना, फ्री इनिशिएटिव चलाया है अगस्त 2025 से लेके, क्या क्या करवा चुका हूं, कंप्यूटर करवा चुका हूं मेरे भाई, आप चाहो तो देख लेना। कंप्यूटर में करवा चुका हूं, एग्रीकल्चर में करवा चुका हूं, करंट अफेयर में करवा चुका हूं, हरियाणा जीके में करवा चुका हूं, ठीक है। इसके बाद साइंस हमारी स्टार्ट होगी। ये सारे सब्जेक्ट में इतने डिटेल से ही करवा के आया हूं। तो कोई बच्चा अगर सीरियस है तो ये सारी प्लेलिस्ट देख लेना, आपको खुद अपने अंदर जो है, जो आत्मविश्वास नजर आएगा, जो चेंजेस नजर आएंगे, जो ग्रोथ नजर आएगा ना, वो बताने की जरूरत नहीं है, ना मुझे बताने की जरूरत है, ना किसी और को बताने की जरूरत है। बस अपने अंदर से सोचना कि क्या मैंने सही किया इस चैनल से स्टडी करके या फिर पढ़ाई करके मेरे भाई। आई बात समझ में। खुद आपको पता लग जाएगा कुछ दिन के बाद।
ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा है, तो कितने मैंने बताए हैं मेरे भाई, तो 4 भागों में बांटा गया है। गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ कर्नाटक तट और मालाबार तट मेरे भाई। आई चीजें, ऐसे चीजें पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, तभी जो है आपको नहीं याद रहते हैं। क्यों नहीं याद रखते हैं, ना आपने सीक्वेंस वाइज पढ़ा, ना आपने डिटेल वाइज पढ़ा, बस आपने यूट्यूब के 200 या फिर 100 या फिर 300 टॉप एमसीक्यू ज्योग्राफी के लगा लिए और आप जो है तलवार लेके खड़े हो गई कि हाँ भाई एचएसएससी आने दे, लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एचएसएससी को तो पता ही है मेरे भाई आप कितने पानी में हो। आई बात समझ में, तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। हमने क्या देख लिया, पश्चिमी तटीय मैदान देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, 4 भाग लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर मैंने लिख दिए हैं। अब हम क्या देखेंगे, पूर्वी तटीय मैदान देखेंगे मेरे भाई यहां से। ठीक है, ये लास्ट है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान देख लेते हैं मेरे भाई। और यकीन मानिएगा ये यहाँ पर मैं बिल्कुल भी जो है फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब की जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, उसके अंदर जो है कमेंट पढ़े जाते हैं, फालतू की बकवास होती है। यहाँ पे ये ऑफलाइन जो वीडियो होती है ना, सच में जो है मेरा तो यही मानना है, यही वीडियो जो है पावरफुल होती है, यही वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होती है, यही वीडियो जो है जो सीरियस बच्चे होते हैं ना उनके लिए होती है। क्योंकि जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, जो सच में चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, मैं पढ़ना चाहता हूं, उनको ऐसी ही वीडियोस पसंद आती है। क्योंकि फालतू बकवास से, फालतू दुनियादारी से, फालतू भीड़ से जो है वो बचना चाहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। अभी तो फिलहाल अपने पास देखो, मैं तो कुछ छुपाता नहीं हूं मेरे, मुझे झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं साफ कहता हूं, अभी ऑफलाइन और ऐसे पढ़ाने का सिर्फ एक हमारे पास रीजन है। हमारे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है भाई मेरे पास। मैं सिंपल सी बात है, आपको मैंने पहले ही बताया, मैं अकेला तैयारी करता हूं, अकेला तैयारी करवाता हूं, अकेला कंटेंट बनाता हूं। सारे काम जो 5-6 बंदे मिलकर, एक टीम मिलकर काम करते हैं ना, यकीन मानिएगा वो सारा काम मैं अकेले करता हूं, जिसमें मुझे 12 से 13 घंटे लगते हैं मेरे भाई। और मैं यहाँ पे कोई अपनी बड़ाई आपसे करवाने के लिए नहीं है बात बता रहा, सिर्फ आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देना चाहता हूं। जैसे सिकंदर ने कहा था ना, जो उसकी सेना थक कर बैठ गई थी झेलम नदी पार करने से पहले, वो ये कह रहा था, नंद वंश की सेना देखकर वो थक गए थे, हार गए थे, तो सिकंदर ने ये कहा था, मैं मेरे सैनिकों के जो दिल है या फिर दिमाग है उसके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना मोटिवेशन भर देना चाहता हूं, हर इंसान को इतना खड़ा कर देना चाहता हूं ताकि वो दोबारा खड़ा हो उसके। तो सिर्फ मेरा ये जो मेहनत मैं करता हूं ना, वो आपको बताने का सिर्फ इतना सा मकसद है, ताकि आप भी उठ खड़े हों। अगर आपने हार मानने की कोशिश कर ली है, या फिर आप सोचते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, मेरा कुछ बन नहीं रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो बस इन चीज़ों को देखना। अगर मैं 14 घंटे काम कर सकता हूं ना, तो आप भी इंसान ही हैं, मैं भी इंसान ही हूं, हम दोनों के पास हर चीज है मेरे भाई। मेरे पास भी 2 आंख है, आपके पास भी 2 आंख है, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, आपके पास भी 2 हाथ है। जो मैं कर सकता हूं डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। तो हार वो नहीं होती कि अगर जो है एग्जाम आपका नहीं निकल रहा है आप हार गए, नहीं, हार उस दिन होगी जिस दिन आप दिल से, दिमाग से हार मान लेंगे कि अब मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम पास होना कभी हार नहीं हो सकती, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं हो सकती मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान को, देख लेते हैं। ऐसे ही हम देख लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान को हम बना लेते हैं। चलिए यहां से हम बना लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, फटाफट से चलिए इसको खत्म करते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। अब यहां से जो है हम पूर्वी तटीय मैदान को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, अभी हमने पश्चिमी तटीय देखा था, तो अब हम जो है पूर्वी तट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक, ये क्या है, ये गंगा का मुहाना, यहाँ पे मान के चलो ये गंगा का मुहाना है। गंगा का मुहाना कहाँ पर है आप सभी जानते हैं, बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है मेरे भाई। ठीक है, गंगा के मुहाने, मुहाने से कहां तक, अभी हमने क्या देखा, कन्याकुमारी अंतरीप देखा। ठीक है, यहां तक जो है इसका विस्तार है, किसका विस्तार है, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख भी देता हूं, और डोंट वरी एक चीज और बताता हूं, एक सेकंड रुको। गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरीप तक। मैं ये कह रहा था कि हरियाणा जीके तो मैं भी करवा दूं, अभी करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हरियाणा जीके की 142 शिफ्ट कितनी होती है मेरे भाई, आप में से बहुत कम लोगों ने वो पूरी सीरीज देखी होगी, मैं दावा के साथ कह सकता हूं, कुछ बच्चों को छोड़ दिया। तो 142 शिफ्ट का मतलब पता है क्या होता है, 142 शिफ्ट का मतलब लगभग 5000 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। ठीक है, 5000 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, ऑलमोस्ट 80-90% आपकी हरियाणा जीके वहां पर कवर हो चुकी है। इसीलिए मैं अभी हरियाणा जीके नहीं करवा रहा हूं। बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मेरा ये फ्री इनिशिएटिव कंप्लीट हो जाने दो,
उसके बाद यही सब्जेक्ट मैं दोबारा आपको करवा दूंगा, लेकिन दोबारा मेरी मेहनत नहीं होगी, सिर्फ आपकी मेहनत होगी। जो बच्चे मेरे साथ पिछले 8-10 महीने से जुड़े हैं वहां पर सिर्फ हम क्या करेंगे, वहां पर सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको कहूंगा 2-4 मिनट दूंगा, 2-4 सेकंड दूंगा, कहूंगा लगाओ अब आंसर मेरे भाई। आई बात समझ में। बाकी हरियाणा जी के कहोगे तो भाई दोबारा से कोई दिक्कत नहीं है, मैं टॉपिक वाइज वो भी करवा दूंगा। जैसे ये टॉपिक करवा रहा हूं ना मैं, हरियाणा के कितने टॉपिक होंगे, ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 टॉपिक होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हरियाणा जी के। इंडिया जीके से तो कम ही है मेरे भाई। आई बात समझ में। इंडिया जीके का तो बहुत छोटा सा पार्ट है हरियाणा जीके, इसको तो कभी भी कवर कर लेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में। डोंट वरी, एक बार फ्री इनिशिएटिव होने दो, इसको भी टॉपिक वाइज छोटा छोटा हम ले लेंगे। आई बात समझ में। चलिए प्रैक्टिस सेट को हम एक बार रिमूव कर देते हैं, इसको आगे चलते हैं। अंतरिम द्वीप तक ये जो है फैला हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो पूर्वी तटीय मैदान है क्या ये पश्चिम से ज्यादा चौड़ा है, क्या ये पश्चिम से कम चौड़ा है, क्या पश्चिम के बराबर है, क्या है? तो आप बताएंगे पश्चिम से ज्यादा चौड़ा है मेरे भाई, पश्चिम से ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। क्यों ज्यादा चौड़ा है? क्योंकि यहाँ पे जो पूर्व की नदियां आती है ना, वो खूब सारी मिट्टियां लेके आती है, खूब सारा जो है कटा फटा है। ये पूर्वी जो हमारा घाट है ना, ये जो है बहुत ज्यादा कटा फटा है, इसीलिए पश्चिम से ज्यादा चौड़ा है मेरे भाई। आई बात समझ में। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद इसको 3 भागों में बांटा गया भाई, ठीक है। यहां पे याद रखना पूर्वी तटीय मैदान को, ठीक है। 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हो जाएंगे भाई? पहला तो हो जाएगा उत्कल तट या फिर उड़ीसा तट। कहां पर हो जाएगा ये उत्कल और उड़ीसा तट? यहां पे कहां गया, ये रहा, ये हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पर यहां पे लगा लो, ये हो जाएगा उत्कल या फिर उड़ीसा मेरे भाई, ठीक है। ये हो जाएगा उड़ीसा तट। उसके ठीक नीचे कौन सा हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा काकीनाडा तट, और ठीक इसके नीचे यहां पर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट हो जाएगा मेरे भाई। बस यही इसका जो है सीक्वेंस है। बस आई बात समझ में, बस खत्म हो गया। यहां पे कहां लिखा? यहां पे लिख दो काकीनाडा, यहां पे लिख दो मेरे भाई, क्या लिख दो? यहां पे कोरोमंडल लिख दो, ठीक है। ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं। पहले नंबर पर उत्कल आएगा, उड़ीसा, दूसरे नंबर पर काकीनाडा, और तीसरे नंबर पर कोरोमंडल तट आ जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं उत्कल, उड़ीसा। अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? कितने किलोमीटर में है? लगभग 400 किलोमीटर में है, लगभग 400 किलोमीटर में जो है ये फैला है मेरे भाई, ठीक है। क्षेत्र की बात करूं तो मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है? तो मुख्य रूप से उड़ीसा तट इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। उड़ीसा तट इसको बोलते हैं मेरे भाई। कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक? तो गंगा से कृष्णा तक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ, गंगा से कृष्णा तक हो जाएगा ना, ठीक है। गंगा से कृष्णा, गंगा से कृष्णा तक ये जो है हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसका एक उपनाम भी है। क्या उपनाम हो जाएगा? इस मैदान को, 1 सेकेंड, इस मैदान को, किस मैदान को? पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। उत्तरी सरकार जो है तट, इसको मेरे भाई कहा जाता है। आई बात समझ में? यहां तक। इसके बाद हम चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2 लिख देते हैं, जो था काकीनाडा तट। बस ये खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और देख लो। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये पुलिकट झील है ना, पुलिकट झील कहां पर है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील, ठीक है। पुलिकट झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में मेरे भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश से लेकर कहां तक फैला है? बहरामपुर तक फैला है मेरे भाई, बहराम, ठीक है। बहरामपुर तक ये फैला हुआ है। या फिर सिंपल सा याद रखो, आपको ये चीज शायद याद ना रहे, पुलिकट झील से लेके जो है बहरामपुर तक, आप सिंपल सा याद रखो, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक ये फैला हुआ है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा बोला जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा इसको बोला जाता है। तीसरे नंबर पर आ जाएंगे कोरोमंडल तट, ठीक है।
कोरोमंडल तट। अब कोरोमंडल को देख लेते हैं, ये कहाँ से फैला हुआ है? कृष्णा से लेके लास्ट तक फैला हुआ है, कृष्णा से लेके लास्ट तक फैला हुआ है। कहाँ गया? कृष्णा से लेके लास्ट यहाँ तक फैला हुआ है, ये अंतरिम तक फैला हुआ है मेरे भाई, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा, कृष्णा से अंतिम तक, अंत तक। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद हम चलते हैं, कितने किलोमीटर है? 675 किलोमीटर है ये मेरे भाई, ठीक है, लंबा। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर चेन्नई आ जाएगा, तूतीकोरिन आ जाएगा, श्रीहरिकोटा आ जाएगा, नागपट्टनम आ जाएगा, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, तो नागपट्टनम आ जाएगा। यहां पे हमारे जो है 2 भौतिक प्रदेश मैंने कंप्लीट करवा दिए। कौन कौन सा करवा दिया? एक तो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय करवा दिया, द्वीप भौतिक प्रदेश, ठीक है। और क्या करवा दिया मेरे भाई? और जो है आज तटीय मैदान करा दिया। कल क्या करवाया था? उत्तर भारत का मैदान करवा दिया था, ठीक है। 3 मैंने करवा दिए हैं। हिमालय हमारा जो है, हिमालय का भौतिक प्रदेश जो है ऑलरेडी हम कर चुके थे मेरे भाई, ठीक है। 2 रह गए, एक तो मरुस्थल रह गया और एक हमारा द्वीप रह गया। इनको हम जो है आगे कभी जब सेकंड टाइम हम करेंगे तो उस समय जो है हम डिटेल से करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो भारत का भौतिक प्रदेश जो है, भारत का भौतिक प्रदेश यहां पे कंप्लीट हो गया मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां से जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बस कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कितना आसान लगा, कुछ आपको समझ आया या फिर नहीं आया। अब इससे रिलेटेड जो है यहां पे हम सारे क्वेश्चन देखते हुए स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। कहां गया? ऊपर है। चलिए यहां से जो है हम एक एक करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? भारतीय मरुस्थल, ठीक है, भारतीय मरुस्थल थार के संदर्भ में बरखान शब्द का क्या अर्थ है? तो बरखान शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? कठोरी चट्टाने बिल्कुल नहीं होगा, अर्धचंद्राकार बालू के टीले होल्ड रखते हैं, खारे पानी की झीलें नहीं हो सकती, मरुस्थल से बहने वाली नदियां ये भी नहीं हो सकती। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धचंद्राकार बालू के ये टीले होते हैं मेरे भाई, ठीक है। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में बरखान जो शब्द होता है ना, बरखान, इसका अर्थ होता है अर्धचंद्राकार जो है बालू के टीले, जो है इसका अर्थ होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां से डिटेल से हम देख लेंगे। थार के मरुस्थल में पवन के निक्षेपण से बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को जो है बरखान कहा जाता है। विस्तार की बात करूं तो ये टीले मरुस्थल के बहुत बड़े हिस्से पर फैले हुए हैं, विशेषकर जैसलमेर के आसपास जो है ये बड़े बड़े फैले हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। हमदा क्या है? हमदा जो है मेरे भाई मरुस्थल का वह हिस्सा है जो बालू के टीले से मुक्त है और कठोर चट्टानी है, उसे हमदा कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमदा की भी डेफिनेशन जो है आप याद रखेंगे। क्या है? मरुस्थल का वह हिस्सा है। हमदा क्या है? मरुस्थल का वो पार्ट है जो बालू के टीले से तो मुक्त है लेकिन कठोरी चट्टान है, उसको हमदा कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया मेसोजोइक काल में थार मरुस्थल का क्षेत्र किस सागर का हिस्सा था? तो मेसोजोइक काल में जो थार मरुस्थल हमारा है ये किस क्षेत्र का हिस्सा होता था? अरब सागर का हिस्सा नहीं होता था, बंगाल की खाड़ी का हिस्सा नहीं होता था, टेथिस सागर का हिस्सा होता था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। यहां से देख लेते हैं, जैसलमेर के अकाल कास्ट जो जीवाश्म पार्क है ना, और ब्रह्मासर के पास मिले समुद्री निक्षेपों से यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र कभी टेथिस सागर के जो है नीचे होता था मेरे भाई, ठीक है। जो हमारा ये थार मरुस्थल है ना, तो ये जीवाश्म पार्क है जैसलमेर के अंदर, उसके सोर्सिस से और जो ब्रह्मासर के पास मिले जो समुद्री निक्षेप मिले हैं उनसे ये प्रूव होता है कि जो हमारा थार मरुस्थल है ना, ये कभी टेथिस सागर है ना, कभी टेथिस सागर होता था जहां पर आज हमारा
हिमालय पर्वत है मेरे भाई। ठीक है, हिमालय पर्वत कैसे बना, ये फोल्ड पर्वत बना मेरे भाई। कैसे बना, जब दो प्लेट आपस में टकराई ना, एक भारतीय प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई ना, तो इसके अंदर जो समुद्र के अंदर जितनी भी गाद थी, मिट्टी थी, कंकड़ थी, ये फोल्ड होकर जो है ऊपर जो है बढ़ने लगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे बढ़ने लगा और ये एक पर्वत बन गया मेरे भाई। यही कह रहा है कि इनसे सोर्सों से हमें पता चलता है इस टेथिस सागर के नीचे जो है यहां पर क्या होता था, थार मरुस्थल होता था मेरे भाई। आई बात समझ में, ये परिवर्तन जो है आप पढ़ लेना। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहला है, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के टीलों के बीच पाए जाने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं ना, राजस्थान का जो एरिया है, वहां पर बालू के टीले होती है ना, जैसे कि बालू के टीले होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे बालू के टीले बहुत सारे होते हैं, तो इनके बीच में एक झील बन जाती है, ऐसे पानी की झील, ये अस्थायी झील होती है। इनको क्या बोला जाता है, तो इनको ढांड या रन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। टीलों के बीच जो निम्न भूमि तल्ली मिलती है, ये तल्ली, ये वाली भाई तल्ली कहाँ गई, कहाँ बनाई थी ना अभी तल्ली, ये वाली तल्ली, ये वाली तल्ली मेरे भाई। ठीक है, ये वाली तल्ली आगे क्या है, वहां वर्षा का जल भरने से अस्थायी झीलें बन जाती है मेरे भाई। ठीक है, इन्हें स्थानीय भाषा में डांड या रन कहा जाता है। सांबर, लूनकरण और डीडवाना यहाँ की प्रमुख खाने पानी की जो है झील हो जाएगी। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है लाठी सीरीज, तो लाठी सीरीज का क्या मतलब है, ये मीठा जल क्षेत्र होता है मेरे भाई। ये क्या होता है, ये मीठा जल क्षेत्र होता है, और जैसलमेर में स्थित मीठे भूमिगत जल की पट्टी भी है ये मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, जैसलमेर में स्थित मीठे भूमिगत जल की ये पट्टी है लाठी सीरीज मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। हमदा और बरखान हम ऊपर देख चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मेरे भाई, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अभी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिटेल से जान के आए हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें पता चल गई होंगी। चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह टेथिस सागर का हिस्सा है। टेथिस सागर ऊपर रह गया, प्रायद्वीपीय पठार नीचे रह गया, ये तो गलत हो गया मेरे भाई। यह भारत का सबसे नवीन भौतिक विभाग है, यह भी गलत हो गया, बहुत पुराना है मेरे भाई ये। ठीक है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है, मैंने डायरेक्ट बताया था। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये किसका हिस्सा होता था, जो ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का जो है ये हिस्सा होता था। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और इसकी आकृति वर्गाकार है, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसकी आकृति जो है मेरे भाई त्रिभुजा आकार है मेरे भाई। आई बात समझ में, जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति प्रायद्वीपीय पठार मैंने बताया था ना, ये हमारा भारत है मेरे भाई। ठीक है, ये आकृति कैसी है, ये आकृति ऐसी बनी हुई है, तो ये आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। सिंपल सी बात है, त्रिभुजाकार, बस सिंपल सी बात है। तो ये कथन भी जो है आकृति वर्गाकार नहीं है, त्रिभुजाकार है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां से पढ़ लो, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। अभी मैंने बताया था 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर में है। उत्पत्ति जहां हिमालय और मैदान टेथिस सागर के स्थान पर बने हैं, वहीं यह पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता था। आकार यह एक त्रिभुजा आकार का कटाफटा भूखंड हो जाएगा मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। स्पेशली बताया था धूपगढ़, जो मालवा का पठार हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो है सतपुड़ा श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो धूपगढ़ थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी मेरे भाई। धूपगढ़ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यहां पे जो है गुरु शिखर लिखा है, ये अरावली पर्वतमाला की है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी। आई बात समझ में, महेंद्रगिरी या फिर क्या था भाई, जिंदगढ़ा। ये किसकी ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में। और क्या रह गया, अमरकंटक रह गया मेरे भाई। ठीक है, अमरकंटक किसकी चोटी है भाई, तो ये मैकाल श्रेणी की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पढ़ लेना भाई आराम से बैठ के। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, मालदा भ्रंश प्रायद्वीपीय पठार के किस हिस्से को मुख्य भाग से अलग करता है। तो मालदा जो भ्रंश है, ये प्रायद्वीपीय पठार के किस हिस्से को मुख्य भाग से जो है अलग करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, मैंने जो है एक मैप बन के दिखाया था, आपको दिखाया था मैप बन के, ये
ये है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मालवा का पठार था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दक्कन का पठार था। यहाँ पे क्या था, ये जो है ये तो सारा इसी के अंदर आ गया। यहाँ पे क्या था, दक्कन का पठार था। 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये क्या था, ये दक्कन का पठार था। ठीक है, हो गए ना। मालवा, यहाँ पे एम से क्या हो जाएगा, मालवा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, छोटा नागपुर। ये क्या हो जाएगा, दक्कन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, पूर्वी में मेघालय पढ़ा था ना, मेघालय का पठार। तो ये किसका हिस्सा, मैंने बताया था भाई, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, बताया था ना, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है। तो ये क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेघालय का पठार जो है, दक्कन जो है ये किसका, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मेघालय का पठार किसका हिस्सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। और ये पूरा क्या है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है मेरे भाई। आई होप यहां से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये डिटेल से पढ़ लेना मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, गुजरात के दमन से लेकर गोवा के बीच स्थित पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है। अभी डिटेल से देख के आए हैं, पूर्वी तटीय मैदान देख के आए हैं। ये कौन सा था, ये पूर्वी तटीय मैदान। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, पश्चिमी तटीय मैदान। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। क्या पूछा है, गुजरात से दमन से लेके, कच्छ से लेके ये कहां तक है, कन्याकुमारी अंतरिक्ष है। क्या बोल रहा है, गुजरात से लेके, गुजरात के दमन से लेके गोवा के बीच में स्थित पश्चिमी तटीय मैदान को क्या बोला जाता है, कोंकण तट बोला जाता है। सिंपल सी बात है, कहा गया कोंकण तट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा, गुजरात तट नहीं लिखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। पहला कौन सा हो जाएगा, गुजरात तट हो जाएगा। दूसरा कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट, मलाबार तट लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। गुजरात तट पहले नंबर पर आएगा, ये पश्चिमी तटीय मैदान के लिख रहा हूं। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, कोंकण तट। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, कन्नड़ या फिर कर्नाटक तट। चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पर मलाबार। आई बात समझ में। ऐसे ही ये 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल सी चीज है यार। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, ये यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। चिल्का झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए देख लेते हैं। जो ये चिल्का झील है, ये सबसे पहले आपको याद रखनी है कौन से राज्य में, ये ओडिशा राज्य के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है ये कथन सत्य पूछा गया ना। यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, खारे पानी की झील है मेरे भाई। यह मालाबार तट पर स्थित है। ये पॉइंट भी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, मलाबार तट पर जो है ये अवस्थित हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा, मलाबार तट, यहां पे क्या बोल रहा है, मलाबार तट पर स्थित है। गलत हो गया, क्योंकि चिल्का झील उड़ीसा कहां पर है, ये तो पूर्वी तट का हिस्सा है मेरे भाई। आगे चलते, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बाकी यहां से देख लेना, समुद्र के किनारे ये पढ़ लेना, चिल्का झील ओडिशा राज्य में महानदी डेल्टा से दक्षिण में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाला जलमार्ग 10 डिग्री चैनल कहलाता है। तो कौन सा हो जाएगा, डंकन पास नहीं होएगा, 8 डिग्री नहीं होएगा, 10 डिग्री जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में। तो ये जो है आपको याद रखना है, और यहां पे डंकन पास लिखा गया है। डंकन पास भी आपको याद रखना है, किसके बीच अवस्थित है, तो दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और किसके बीच अवस्थित है, लिटिल अंडमान। यहां तक कोई दिक्कत। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, जलमार्ग क्या है, लक्षद्वीप क्षेत्र है, मिनिकाय द्वीप और मालदीव के मध्य है। मिनिकाय और मालदीव के मध्य। आई बात समझ में। 10 डिग्री चैनल जो है हमारा हो चुका है। नीचे और दिया गया है कोको चैनल। तो कोको चैनल किसके बीच में अवस्थित है, तो म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में अवस्थित है। म्यांमार के कोको और उत्तरी अंडमान
यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, ये डिटेल से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है? तो आप सभी जानते हैं भाई, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का मतलब जो जिसके सक्रिय ज्वालामुखी और सुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? सुप्त ज्वालामुखी ऐसा नहीं है कि उनमें कभी जो है विस्फोट नहीं हो सकता। सुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है मतलब कई सालों से वो सोए हुए हैं, उनके अंदर जो है उद्गार या फिर ज्वालामुखी नहीं देखा गया है काफी सालों से मेरे भाई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके अंदर ज्वालामुखी कभी निकलेगा ही नहीं मेरे। सक्रिय ज्वालामुखी का यह मतलब है कि वहां से ज्वालामुखी कुछ रिसेंट टाइम में जो है निकलते हुए देखा गया है। आई बात समझ में? तो ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार है, ढूंढ लो कहां पर हो जाएगा। अच्छा, अंडमान निकोबार कहीं नहीं दिया गया, तो हम क्या देखेंगे भाई, बैरन द्वीप लगा देंगे। क्यों बैरन द्वीप लगा देंगे मेरे भाई? तो बैरन द्वीप जो है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। यहां पे देख लो, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। यह भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा मेरे भाई। नारकोंडम ज्वालामुखी के प्रकार ये सारे पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लक्षद्वीप समूह की राजधानी और प्रशासनिक मुख्यालय कौन सा द्वीप हो जाएगा? आगात्ती नहीं, कावारत्ती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे एक चीज पूछी गई है मेरे भाई, लक्षद्वीप पूरी तरह से परवाल मूंगा निक्षेपों से बना है। जो लक्षद्वीप है ना हमारा लक्षद्वीप, ये कंप्लीट किससे बना है? कोरल मूंगा से बना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पे पूछ लेता हूं, कोरल रीफ पूछा है ना, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, कमेंट सेक्शन में बताना। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ किस देश में अवस्थित है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अभी मैं आपको बताया कि आया था, जो पूर्वी तटीय मैदान है वो कटा फटा है। क्यों कटा फटा है? क्योंकि जो पूर्व की नदियां हैं वो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, गाद सब कुछ लेके आती हैं, इसीलिए जो है कटा फटा है, थोड़ा फैला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, चौड़ाई के मामले में जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, वो पश्चिमी तटीय मैदान से जो है काफी चौड़ा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य पूछा है? पश्चिमी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, बिल्कुल गलत है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, बिल्कुल सही है। यही पॉइंट हमें ढूंढना था, जो हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों मैदानों की चौड़ाई समान है, नहीं है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान जो है अधिक चौड़ा है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? ये डिटेल से आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 बोल रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन में से ही मिल गया कि भाई आपसे पूछ सकता है, बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया इस क्वेश्चन में कि ये कहां पर अवस्थित है, तो ये कहां पर अवस्थित हो जाएगी? मध्य अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान नहीं, उत्तरी अंडमान बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद ये सारी डिटेल आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है जैसलमेर में स्थित लाठी सीरीज क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो लाठी सीरीज अभी हम देख के आए थे, लाठी सीरीज कहां पर अवस्थित है? जैसलमेर में अवस्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? मीठे जल के लिए प्रसिद्ध है, अत्यधिक वर्षा के लिए नहीं, मीठे भूमिगत जल की पट्टी के लिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है लक्षद्वीप समूह को 11 डिग्री चैनल किन दो भागों में विभाजित करता है? तो किन दो भागों में विभाजित करता है? अमीनी द्वीप और कनारे द्वीप के इन दो भागों में जो है इसको विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। यहां पे देखो, विभाजन की बात करूं तो लक्षद्वीप समूह को 11 डिग्री चैनल दो हिस्सों में बांटता है। इसके उत्तर में स्थित द्वीपों को अमीनी द्वीप और दक्षिण में स्थित द्वीपों को कनानोरे द्वीप जो है कहा जाता है। अन्य चैनल की बात करूं तो 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप के मध्य है मेरे भाई। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी जो इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो प्रायद्वीपीय भारत हमने बनाया था मेरे भाई, ये हमने बनाया था मेरे भाई। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। ये क्या है? ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है मेरे भाई।
ये प्रायद्वीपीय पठार है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये कह रहा है इसकी सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है। यहां से आंसर मिल जाएगा जो इसके उत्तर पश्चिम में, अब ये उत्तर पश्चिम कह रहा है ना, तो ये क्या है, ये हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठार है। इसका उत्तर पश्चिम कौन सा है, तो इसका उत्तर पश्चिम मेरे भाई ये हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया उत्तर पश्चिम। तो यहां पे क्या अवस्थित है, यहां पे आप सभी जानते हैं अरावली पर्वतमाला अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, अरावली पर्वतमाला अवस्थित हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये सारा आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है? तो कांडला और कोचीन, मुंबई और मर्मुगोवा, ननवावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, या सभी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां से देख लेना। प्राकृतिक परिस्थिति की बात करूं तो पश्चिमी तट एक जलमग्न तटीय मैदान है। जलमग्न होने के कारण यहां का समुद्र तट गहरा है, जो पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए उत्कृष्ट प्राकृतिक परिस्थितियां जो है प्रदान करता है। बंदरगाहों की सूची की बात करूं तो कांडला गुजरात, मझगांव मुंबई, न्यावा शेवा महाराष्ट्र, मर्मोगोवा गोवा, मैंगलोर कर्नाटक और कोचीन केरल पश्चिमी तट के जो है ये प्रमुख बंदरगाह हो जाएंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 क्या बोल रहा है, तो 18 में बोल रहा है मेघालय के पठार शिलोंग का पठार सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अभी बात करके आए थे, तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, शिलोंग शिखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये डिटेल से आप यहां से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूछे ना, हाँ ठीक है, पश्चिम से पूर्व क्रम जो है मैं यहां पर आपको बता के आया हूं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आएगा। क्यों आएगा दक्कन का पठार? ध्यान से देखो, पश्चिम से पूर्व बोल रहा है मेरे भाई। ठीक है, पश्चिम से पूर्व बोल रहा है, यानी कि ऐसे बोल रहा है मेरे भाई। सबसे पहले क्या आएगा, दक्कन का पठार। हमने पढ़ा था ना, दोबारा बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, यहां पे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने मालवा का पठार पढ़ा था। यहां पे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने जो है क्या कौन सा पढ़ा था, ये मालवा। एम से मालवा, सी से क्या, छोटा नागपुर। यहां पे पूर्व में हमने क्या पढ़ा था, मेघालय पढ़ा था। अब मला लो, यहां पे ये सारा क्या रह गया, यहां पे ये सारा क्या रह गया मेरे भाई, ये रह गया दक्कन का पठार। बस ढूंढ लो आंसर, मिल गया होगा आई होप। ये हो गया दक्कन का पठार। तो सबसे पहले क्या आएगा, छोटा नागपुर नहीं आएगा, मेघालय नहीं आएगा, मालवा नहीं आएगा, दक्कन का पठार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। पहले दक्कन का पठार आएगा, फिर धन का रन्य आएगा, फिर छोटा नागपुर पठार आएगा, फिर मेघालय का पठार आएगा मेरे भाई। आई बात समझ में यहां तक? चलिए आगे चलते हैं, ये सारा डिटेल से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है केरल के मलाबार तट पर स्थित वह कौन सा प्रसिद्ध बीच है जिसका उल्लेख आपकी अध्ययन सामग्री में किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने अपने ही सोर्स से बनाया है, इसीलिए आपको ये मिल रहा है, जिसका अध्ययन आपकी सामग्री में किया गया है। जूहू बीच, मरीना बीच, वर्कला बीच, या फिर पूरी बीच? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्कला बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखो अवस्थिति क्या है, वर्कला बीच भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह मलाबार तट का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। विशेषता, मलाबार तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नारियल के वृक्षों और लैगून कयाल के लिए प्रसिद्ध है। यह तट मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और मलाबार तट देखा था ना हमने। अन्य तथ्य की यहाँ से बात आप कर लीजिएगा मेरा भाई। तो ये हमारा जो है टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएंगे। मैंने अपने एंड से पूरा जितना जोर लगाना था, जितनी मेहनत लगानी थी, जितना बोलना था, यकीन मानिएगा बोलते बोलते प्यास भी लगाई भाई। ठीक है, गला भी सूख गया। अब ऑनेस्टली आपको रिव्यू देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई अपने जैसे भाइयों के साथ जो सीरियसली जो है तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, लाइक और शेयर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इतनी ही और डिटेल से वीडियो बनाने के लिए मेरे भाई। ठीक है, पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा किसी चीज़ का। सब कुछ यहाँ पर जो है फ्री होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से जो अदर कंट्री है ना, जैसे कि वेस्टर्न कंट्री है फॉर एग्जाम्पल, जो लंदन जैसे शहर है, यकीन मानिएगा मैं उनकी एक चीज़ से बहुत खुश हूँ, वहाँ पर जो है स्टडी बिल्कुल फ्री है मेरे भाई। और हमारे देश में ये चीज़ कभी नहीं हो सकती फ्री।
क्योंकि ये जो है खैर छोड़ो, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए इन मुद्दों पर, ठीक है। तो बस इतना ही है, अभी तक जो है ये सारी चीज़ें फ्री हैं, टेलीग्राम पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो है ऑलवेज फ्री ही रहेंगी मेरे भाई, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट हो, क्वेरी हो, सजेशन हो, किसी भी चीज़ की आपको समस्या हो, कोई भी आपका डर हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर लेना, अपना छोटा भाई या फिर बड़ा भाई समझ के। डोंट वरी, मिलकर जो है उस सोल्यूशन का जो है हल निकालेंगे। जितना मेरे से हो पाएगा ना उतना आपकी प्रॉब्लम मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? आपका यही डर मुझे निकालना है जो अभी आप फील कर रहे हो ना, जितना कॉन्फिडेंस आप अभी फील कर रहे हो, यकीन मानिएगा ये फ्री सीरीज चलाने का यही मोटिव था कि जो आपको डर लगता है ना, जो आपके पैर कांपते हैं एग्जाम में जाके, एग्जाम हॉल के अंदर जाके आपको लगता है सब कुछ यार याद तो किया था बस याद नहीं आ रहा, भूल रहा हूं, ये डर जिस दिन निकल जाएगा ना, मतलब सोच लीजिएगा आप इतने कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो चुका है, फिर आपको कोई नहीं डरा पाएगा, ना एग्जामिनर डरा पाएगा, ना आपको कोई क्वेश्चन डरा पाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक आज जो है हम वीडियो को रोकते हैं, कल वाली क्लास में एक नया टॉपिक हम करेंगे, देखता हूं अभी बैठूंगा भाई। देखो आज वीडियो अभी क्या हो रहा है, 11:42 का टाइम हो रहा है, ऊपर देख लो। अब 11:42 के बाद जो है भाई थोड़ा टाइम रेस्ट करके ना इसी आपके काम पे लग जाऊंगा। मैं कुछ पर्सनल खुद के लिए नहीं निकालता हूं मेरे भाई, हालांकि थोड़ा बहुत मुझे भी पढ़ना होता है जीके जीएस से, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है अब मैं एक नया टॉपिक फाइंड करूंगा, या तो अपवाद तंत्र हम देखेंगे या फिर कोई और देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। फिर उसको जो है डिटेल से मैं सोर्स निकालूंगा, वर्ड फाइल बनाऊंगा, पीडीएफ फाइल निकालूंगा, एक एक करके वेरीफाई करूंगा, तब जाके रात तक ये पीडीएफ बन पाएगी मेरे भाई, और कल जो है वीडियो बन पाएगी मेरे भाई। समझ रहे हो, ऐसे काम चलता है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं रोकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, बहकावे में मत आना, सिर्फ अपने तैयारी पर विश्वास रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, यकीनन आप ही कर सकते हैं और आप ही करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल वाली क्लास में हम मिलेंगे, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार मेरे भाई।